Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज मैं यहाँ पर शिक्षण अधिगम के महामैराथन क्लास जिसको आप कह रहे हैं वो मैं करवाने वाली हूँ। और 50 नंबर के पेपरों का पहला पेपर ये मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 50 नंबर का पेपर, 40 प्रश्न, 15 बहुविकल्पी, 25 नंबर पासिंग, ठीक है। 90% का टारगेट हमारा। हमको वहाँ तक किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए लेकिन लाना ही लाना होगा। यह पेपर काफ़ी बढ़िया है। आपके स्कोर जो है वो इन्हीं नंबरों से, इन्हीं पेपरों से बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग इसी में ज़्यादा लिखकर नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत सारे यहाँ पर लोग पहली बार आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखने के बाद लाइक करिएगा और जानते जाते एक कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा यह क्लास आपको कैसी लगी। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए कंप्यूटर आपको करवा दिया, आपको मैंने हिंदी की महामैराथन दे दी, आपको मैंने साइंस की महामैराथन दे दी, आपको मैंने संस्कृत की दी, 4 सब्जेक्ट मैंने दे दिए। ये 5वां है जहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम पूरा कंप्लीट सिलेबस देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये मैं इम्पॉर्टेंट जितने हैं वही उतने आपको यहाँ पर अभी तत्काल के लिए करवाऊँगी, ताकि आप लास्ट टाइम में इसका रिवीजन फुल तरीके से कर पाएँ, वो आपके लिए उचित होगा। अननेसेसरी चीज़ों पर हम ध्यान अभी फ़िलहाल नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आज की इस महामैराथन क्लास को एंजॉय करने के लिए? फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको बताई जाएंगी। तो अब ये अंतिम मौका है, लास्ट चांस है जहाँ पर आप पूरी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये शिक्षण अधिगम पेपर 2। आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहला चैप्टर है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। ये पहला चैप्टर मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग, कि क्या अर्थ होता है और क्या उद्देश्य होता है, इनके बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं, क्यों जानते हैं। ये देख सकते हैं, एक छोटे से चित्र है जहाँ पे बच्चे आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं और आप भी इसी तरह के प्रसन्न रहिए। आइए चलते हैं। सबसे पहले शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण क्या है, आप बता सकते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने बच्चों तक अपने ज्ञान को, अपने कौशल को, अपने व्यवहार को एवं दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। जहाँ पर वो अपने ज्ञान की सारी बातें उन्हें बताता है, अपने कौशल की सारी बातें उन्हें बताता है, अपने व्यवहार की सारी बातें उन्हें बताता है, अपनी जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में उनको अवगत कराता है, उनको इस माध्यम से अपने जीवन के जो अनुभव है उनको बताने का प्रयास करता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी गत्यात्मक अंतःक्रियात्मक यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य वह शोधोद्देश्य प्रक्रिया होती है जिसमें कई सारी चीज़ों को अनुभवों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों को शिक्षण दिया जाता है, जिसका कह सकते हैं कि 3 प्रमुख ध्रुव होता है, 3 मेन पिलर होते हैं, एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी, एक पाठ्यक्रम, एक पाठ्यवस्तु। तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण होती है। इन तीनों के मध्य एक अच्छा सा संबंध स्थापित करके शिक्षण देना, सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह हमारी संभवतः शिक्षण कहलाती है। यहाँ तक आगे बढ़िए। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। अगर हम एक सिंपल शब्दों में बताना चाहें, कहना चाहें, तो शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों के बारे में बोध कराना, सिखाना और बताना। आइए चलते हैं आगे, जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को। शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्यापक अर्थ में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलने वाला यह प्रोसेस है जो लगातार क्रम में बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम, जितनी भी घटनाएं, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुछ ना कुछ डाटा, कुछ ना कुछ चीज़ें, सब कुछ उसके अंतर्गत निहित होती हैं। जहाँ पर हम शुरू से लेकर बेसिक से लेकर अंत तक की सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। व्यापक शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। व्यापक शिक्षण में औपचारिक बिंदु भी आते हैं, अनौपचारिक बिंदु भी आते हैं, और इन दोनों के माध्यम से एक व्यक्ति, एक शिक्षक, एक बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखता और बताता रहता है। आगे बढ़िए। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? शिक्षण के संकुचित अर्थ का आशय है कि एक ऐसा शिक्षण जो निश्चित समय पर
निश्चित समय स्थान पर प्रदान किया, एक फिक्स जगह पर ही दिया जाता है और फिक्स चीज़ों को ही बताया जाता है और संबंधित बातों से वह चर्चा नहीं होती है। विद्यालय का एग्जाम्पल देख लो, विद्यालय में स्कूल तक की जितनी किताब की चीज़ें होंगी वही इतनी बातें आप उसे की जाएंगी और उन्हीं से संबंधित चर्चा आपसे करके सारी बात आपसे बताई जाएगी। आगे बढ़िए, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी बनाना, यानी कि जो पढ़ो लिखाओ सिखाओ बच्चों के यूज़ का हो, उनको रुचिकर हो, उनको इंटरेस्ट आए, उनका आनंद हो, प्रभावी हो, व्यवहारिक हो, बोधगम्य हो, ताकि वो उससे कुछ सीख पाएँ। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना, बच्चों के डायरेक्शंस को जो इनकी इंस्टिंक्ट है, अंदर की इच्छाएं, उनको सही दिशा निर्देश देना और बताना। स्वस्थ दृष्टिकोण को अपनाना, विकास करना, जिससे वह समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, क्योंकि वो शिक्षित हैं। शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व को, उनकी क्षमताओं को, उनकी कुशलताओं को अधिकतम विकास करना, सिखाना, ध्यान देना, हर एक पॉइंट पे नज़र रखना, उनको बताना, उनका दिशा निर्देश करना, छात्रों के नेतृत्व में क्षमता और नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास करवाना, उनके हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर विकास करवाना, बताना, सिखाना। ठीक है, अब आपसे प्रश्न काफ़ी सारे ऐसे बनते हैं, शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, प्रकार बताइए, जो कि मैंने आपको डेली बहुत सारे प्रश्न करवाती हूँ, 7, 8, 9 प्रश्न डेली करवाने का प्रयास करती हूँ, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आएँ। शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं, रायबन साहब है, इन्होंने क्या कहा, शिक्षण ऐसा संबंध है जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है। ये एक ऐसा संबंध होता है जो बच्चे के अंदर जो उसकी क्षमता होती है उसको डेवलप कर, क्षमता सभी बच्चों में होती है, लेकिन कुछ बच्चे उसको डेवलप कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, कुछ को डायरेक्शन मिलती है, कुछ को दिशा निर्देश नहीं मिलती है। तो ये रायबर्न का कहना है। मैंने का क्या कहना है कि शिक्षण बताना नहीं बल्कि परीक्षण, शिक्षण बताओ नहीं, हर चीज़ उनको बताओ नहीं, प्रशिक्षित करो, उनको ट्रेन करो। तो मैंने के अनुसार शिक्षण बताना नहीं बल्कि परीक्षण है। आगे बढ़िए, बीओ स्मिथ के अनुसार क्या बातें हैं, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति, शिक्षण जो होता है ना वो अधिगम को उत्प्रेरित करता है, एक ऐसी पद्धति जिससे जरा अधिगम क्या होता है, उत्प्रेरित होता है। एलन गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव होता है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में एक अच्छा सा परिवर्तन लाना होता है। जैसे टीचर है जो बच्चे सिखाता है, बताता है, तो जितनी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो मैं आपको बताती नहीं बताती हूँ हर चीज़ को ना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे लिख लेना, हर बार सिखाती बताती हूँ ना ताकि आप अच्छा कर पाओ। तो यही शिक्षक का कार्य होता है। BF स्किनर के अनुसार अगर बात करेंगे तो शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम होता है। शिक्षण पुनर्बलन की जो आकस्मिकताएं होती हैं एक क्रम में बताना, कितना मोटिवेशन है, स्तर के हिसाब से सिखाना, बताना, व्यवस्था करवाना, ये सब। योकम तथा सिम्पसन्स के अनुसार क्या बातें हैं, शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर सदस्यों को जीवन के सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। मतलब जैसे कि हम जब बच्चे, बहुत सारी चीज़ें मैच्योरिटी का लेवल छोटे स्तर पर नहीं आता है, आगे चल के आता है, बड़े होने पे आता है, तो शुरुआत से ही हमको ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती, हर पड़ाव के हिसाब से वह चीज़ें बताई जाती हैं। तो जिससे हम अपने जीवन को अच्छे से सामंजस्य स्थापित करके उसके साथ अपने सारी चीज़ों को जोड़ लें, वातावरण से संबंधित हो जाए, उनके साथ पढ़ लें, सीख लें, बैठ लें। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न बनता है शिक्षण की कोई 3 विशेषताएं बताइए, कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो शिक्षण में छात्र तथा शिक्षक के मध्य आमने सामने उपस्थित होने की अंतःक्रिया करते हैं। हम जब शिक्षण होता रहता है तो टीचर आगे होता है, सामने होता है, बच्चा सामने होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरित करता है, अधिगम के लिए आपको बहुत प्रेरित करता है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है, दोनों उपयुक्त होता है, दोनों अच्छा भी होता है। शिक्षण छात्रों को संवेग का प्रशिक्षण भी कराता है, संवेगों के बारे में प्रशिक्षित करता है, संवेगों के बारे में भी बताता है। शिक्षण बालक को अपने वातावरण से समायोजन बनाने के लिए भी तैयार करता है, एडजस्टमेंट क्रिएट करने के लिए, एडजस्ट करके सिखाने के लिए, बताने के लिए, काम करने के लिए भी बहुत तत्पर करता है और सिखाता है। शिक्षण के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, अब उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, कितने, 3 भागों में। कौन कौन सा है, ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, भावात्मक होता है और मनोगत्यात्मक होता है। ध्यान रखिएगा यह 3 प्रकार के शिक्षण हैं। अब आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव टीचिंग इंग्लिश में। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचना के उस ज्ञान या तत्वों से, जानकारी से होता है जिससे अधिकांश शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा उसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जैसे हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हमको उससे संबंधित जानकारी लेनी होगी, हम उस चीज़ को सीखेंगे।
इसका पक्ष मुख्य केंद्र पाठ्यक्रम का विकास होता है। इसका मेन काम होता है कि पाठ्यक्रम को डेवलप करो, उस पर सिखाओ और बताओ, और इसका विकास करते समय उद्देश्य को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जाता है। जो उद्देश्य होता है कि हमें आगे क्या करना है और यह काम हम क्यों कर रहे हैं। जैसे आपका उद्देश्य क्या है, अच्छे से पास होना है और 90% ले आना है DL, ये आपका उद्देश्य है ना, तो आप उसी विषय में काम कर रहे हो, आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिससे आपके नंबर आएंगे, आप काम कर पाओगे। बात उचित है ना, समझ में आ रही है सभी को। आगे बढ़े, चलिए। भावात्मक क्या है? भावात्मक इमोशन इफेक्टिव टीचिंग। भावात्मक उद्देश्य का संबंध रुचि से, अभिवृत्तियों से और मूल्यों के विकास से होता है। यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस पक्ष में विशेष रूप से अभिवृत्ति, रुचि, उसके जो मूल्य है, दृष्टिकोण है, सामंजस्य, विकास संबंधित सम्मिलित होते हैं। इसका संबंध आंतरिक संवेग और भावों से होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्रियात्मक, जहाँ पर क्रिया से डेवलपमेंट हो रहा है। क्रियात्मक पक्ष का संबंध मुख के उस हस्त और हाथ और कौशल से है। इस पक्ष के अंतर्गत विशेष तरह के कौशल विकसित होते हैं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा परीक्षण तथा कौशल से विकास होता है, जहाँ पर खुद से आप काम करके सीख रहे हो। आगे बढ़ो, बात कर लेते हैं शिक्षण के स्तर की। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, यह क्या है? तो शिक्षण के स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों को बौद्धिक विकास होता है, वही इंटेलिजेंस पावर को डेवलप करवाया जाता है। इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास होता है, एक क्रम के तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं। छात्र अर्थात छात्रों का बौद्धिक, इंटेलिजेंस लेवल, मानसिक, शारीरिक, तीनों पक्षों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। और फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको धीरे धीरे करके सिखाने की आवश्यकता कम होती जाती है, क्योंकि हम शुरू से उनको प्रशिक्षित उनके स्तर के हिसाब से करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनकी मानसिक बौद्धिक शिक्षा के आधार पर बताया जाए कि जितना वो ग्रहण कर सकें या जितना वो सीख सकें या उतना जितना उनके आयु स्तर से उनको आ पाए। ठीक है, चलो आगे। अब इसमें भी लेवल है, स्मृति का लेवल है और बोध स्तर है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन लेवल। स्मृति स्तर में क्या है? स्मृति स्तर वह आधार होता है, कैसा बेस है जिसमें छात्र की जो मानसिक स्तर है, एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा, मतलब किसी एक बिंदु को रखकर उससे संबंधित सारी बातों को जोड़ जोड़ कर सिखाना, या बाल्यावस्था और शिशुअवस्था में प्रदान करवाई जाती है, क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर पर रहता है। बच्चा बहुत तेज़ी से कैप्चर करता है, बहुत तेज़ी से सीखता है हर चीज़ को। बालक किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका चित्र और चिन्ह अपने मस्तिष्क में धारण, क्योंकि छोटे बच्चों को चित्र और चिन्ह ही समझ में उस वक्त आते हैं, तो वो उनको अपनी स्मृति में बना कर रख लेता है। फिर उसके बाद उससे इर्द गिर्द चीज़ों के बारे में संबंधित जानकारी वो सीखने में उसको सहायक होती है। बोध स्तर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। बोध स्तर का शिक्षण छात्र के लेवल के बीच का स्तर होता है, जहाँ पर छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जो बुद्धि में विकासशील होते हैं, जिनकी बुद्धि काफ़ी एक्टिव होती है, वो कुछ जानते रहते हैं, बीच में रहते हैं, जिनकी स्मृति स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति हो, उनको सब चीज़ें याद रहती हैं। तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाया। पहले तो वो स्मृति स्तर पर ध्यान पर रख के सिखाते हैं, फिर बोध पे ले आते हैं। छात्र उस उपकरण के उद्देश्य को बोध स्तर करते हैं और उसे प्रकरण की घटना और विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास। पहले क्या था कि चित्र और चिन्ह से संबंधित जितनी चीज़ थी उतना ही सीख रहे थे। अब उनकी जो घटना है वह क्यों हुई, उसका तर्क, उसका वितर्क, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको इर्द गिर्द समझते हुए वो सीखते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। चिंतन स्तर क्या होता है? यह शिक्षण अधिकार का आखिरी और लास्ट हिस्सा होता है। इनमें मुख्यतः उन छात्रों को ऐड किया जाता है जिनका स्मृति और बौद्धिक दोनों बहुत अच्छे से होता है, दोनों का डेवलपमेंट काफ़ी परिपूर्ण तरीके से हो गया होता है। और चिंतन स्तर के शिक्षण छात्रों में चिंतन करने की उनकी सहायता बहुत करता है, ताकि वो हर चीज़ में निर्णय ले पाएँ कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आने वाले भावी भविष्य के लिए काफ़ी उपयुक्त हो। आगे बढ़िए। यह छात्रों को वह क्षमता प्रदान करता है जिससे छात्र नकारात्मक और सकारात्मक के पहलुओं को समझ पाएँ और अपना सही तरीके से नए विचार को बनाकर अपने काम को आगे अग्रसर रूप से करते रहें। आगे बढ़िए। शिक्षण के प्रकार व्यवस्था की दृष्टि से। अब व्यवस्था की दृष्टि से हम देखेंगे तो औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। ध्यान रखना, भूलना नहीं। 3 प्रकार में है, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में दी जाती है वो औपचारिक कही जाती है। इनका उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि सभी निश्चित होते हैं और ये योजनाबद्ध होती है। हर पीरियड फिक्स होता है कि अभी ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट में ये, तो उसके बाद गेम, फिर लंच, फिर ये, फिर वो। ठीक है। और अनौपचारिक में क्या होता है? यह ऐसी शिक्षा की योजना नहीं होती, इनकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है, इनका कोई उद्देश्य भी नहीं होता है, ना ही कोई कैरिकुलम होता है। ये हमें अचानक से जो है सदैव चली आती हैं, या हम रास्ते में कुछ सीख जाते हैं और ये जीवन भर हमारे साथ काम में आती हैं, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर होती हैं। आगे बढ़िए।
परिवार और समुदाय में रहकर जो कुछ भी हम सीखते हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ, मुहावरे, कटाक्ष, लोकोक्तियाँ, जवाब देना, समझना, आकलन करना, ये हमारा अनौपचारिक में होता है। निरौपचारिक में क्या होता है, इस शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि प्राय निश्चित होते हैं। इनके जो कैरिकुलम होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और विधियाँ भी पता होती है किस तरीके से पढ़ाना है। औपचारिक शिक्षा की भांति ये थोड़ा सरल होते हैं, लेकिन यह शिक्षा लचीली होती है। इसका उद्देश्य प्रायः सामान्य शिक्षा का प्रसार प्रसार एकदम जनरल तरीके से शिक्षा के बारे में बताना, सिखाना, एक सुचारू रूप से सतत शिक्षा की व्यवस्था करना है। पाठ्यचर्या को सीखने वाले की आवश्यकता को ध्यान पर रखें, जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है उसी के बारे में है। भाई देखो, ज़रूरत पड़ेगी तभी सीखोगे, नहीं तो क्यों सीखोगे। तो उसी सब को ध्यान में रख कर सिखाया जाता है। आगे चलो, शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतर प्रदान करने का कार्य करती है और निरौपचारिक शिक्षा का भी अनेक रूप है। प्रौढ़ शिक्षा, वो बूढ़े लोगों को शिक्षा, खुली शिक्षा, दुरुस्त शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली सारी शिक्षाएं इसके अंतर्गत ही सम्मिलित होती हैं। अब एक और शिक्षण के प्रकार डिवाइड किए गए हैं जो शासन और प्रशासन के बेस पे है। एक तंत्रात्मक सा क्या होता है, एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में प्रधान होता है, ठीक है, और छात्र का जो होता है वो गौण होता है। टीचर जो कुछ ही कहता है बच्चों को वो चीज़ करनी पड़ती है। लोकतंत्रात्मक में यह प्रणाली मानवीय संबंधों पर डिपेंडेंट होती है और इसमें शिक्षण में शिक्षक और छात्र एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि सिखाने का एक दूसरे से तालमेल काफ़ी अच्छा हो जाता है और आराम से वो टीचर अपनी बात को कहता है और बच्चे की बात की भी सुनवाई होती है। हस्तक्षेप में क्या होता है, शिक्षण करते समय शिक्षक छात्र के साथ मित्र व्यवहार करता है। इसमें क्या होता है, फिर टीचर फ्रेंडली तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। निसंदेह निसंकोच बच्चा भी अपनी सारी बात को टीचर से मतलब शेयर करता है और सीख लेता है। शिक्षण के कितने चर होते हैं आप सभी को बताना है, तो आप सभी जानते हैं बहुविकल्पी में आएगा 3 चरण होते हैं, एक शिक्षक, एक छात्र और एक पाठ्यक्रम। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षण की दिक्कतें क्या है। इतनी सारी अच्छाई है तो दिक्कत तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे बालक और अध्यापक के बीच संबंध जल्दी अच्छे से स्थापित नहीं हो पाए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में, तो वो जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है, वो अपना अपनी सोच है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन गलत गलत बातें भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो क्या है कि उनका वो टच नहीं बन पाता है, वो रिलेशन नहीं बिल्ड हो पाता है और विश्वास नहीं करते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, इधर उधर करने लगते हैं। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में, नई नई चीज़ों को सिखाने में सारे बच्चे नहीं उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। वो चाहते जैसे चल रहा था वैसे ही करें। व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या, कोई बच्चा तेज है, कोई धीमा है, कोई एकदम मंद है, तो सब चीज़ें नहीं सही सीख पाएगा। कक्षा में अनुशासन की समस्या, जल्दी बच्चे मानते नहीं, ढीठ टाइप के होते हैं। उपद्रवी बालक आ गए तो फिर पूरा क्लास बेकार हो जाता है। शिक्षण के माध्यम में वो समस्या आती है, कभी कभी मीडियम नहीं अच्छा होता है तो भी प्रॉब्लम्स आती है। छात्रों के मूल्यांकन के समय में बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। समस्याएं अगर पूछता है तो आप बढ़िया लिख लेंगे क्योंकि आप समस्याओं में माहिर हैं। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कोई कारक या घटक बताइए। तो कारक में छात्र या अधिगमकर्ता पहला। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है इस समय, अतः छात्र की जो आयु है, उसके जो मूल्य हैं, आकांक्षाएं हैं, विभिन्नताएं हैं, आदतें हैं, बुद्धि लब्धि आदि को शिक्षण सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये वो काफ़ी प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उनकी बुद्धि लब्धि स्तर, उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से बताते सिखाते हैं। शिक्षण संबंधी उद्देश्य का निर्धारण, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने कर कार्य एवं विषय से संबंधित उद्देश्य की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। शिक्षक में वह एक गुण होना चाहिए कि उसके उद्देश्य का उचित रूप का निर्धारण कर सके और अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत भी रहे, सुविधाओं को भी जुटा सके कि मुझे कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, किसे कितनी बातें बतानी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावित करता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में शिक्षण कार्य प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विषय पर स्वामित्व अधिकार रखते हैं, छात्रों के प्रति मृदुल व्यवहार रखते हैं, निष्पक्षता होती है, स्पष्ट आवाज़ होती है, योग्यता पर बालक का प्रभाव बिना पढ़े अर्थ सिखाने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़िए, पाठ्य विषय वस्तु का चयन करते हैं। शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ये सरल पदों से क्रमबद्ध रूप से जुड़ा होता है। विषय पठनीय रोचक सामग्री को लाते हैं और उसके बेस से समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो काफ़ी सृजित होता है, बच्चे आराम से सीख जाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को पढ़ाना और बताना है। तो आपका ये मेन टॉपिक जो हो गया यहाँ पर होता है कवर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं एक बड़े से विशाल टॉपिक पे जहाँ पर और कुछ समझेंगे जानेंगे। तो उससे पहले आप करिए लाइक, तब हम बढ़ेंगे संप्रेषण की तरफ। चलिए फटाफट, ईच एंड एवरीवन डू इट फास्ट। ये आपके शिक्षण अधिगम, अभी तो बाल विकास और सामाजिक वाले तो करने ही करने हैं, मैथ भी करना हो जाएगा।
डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ पढ़ा है तो फाइनल रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन लाइक तो बनता है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़े, कर लिया सभी ने, कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। आइए, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा बहुत सारी। संप्रेषण शिक्षण की प्रक्रिया को काफ़ी आवश्यक तत्व होता है। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं हो सकता है। संप्रेषण ही वह माध्यम है इसके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों और विचारों को व्यक्ति को दूसरे से शेयर करता है या साझा करता है। संप्रेषण का अर्थ बताइए। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती, बैकबोन होती है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, संप्रेषण अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। किससे मिलकर बना है, क्या शब्द है, सारे के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, लिखने को भी आएगा, ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। इनके दोनों प्रश्न बनते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, या संप्रेषण का अर्थ सूचना विचारों को आदान प्रदान करना। तो बहुविकल्पी प्रश्न भी बहुत बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ परिभाषाएं। ईजी मेयर है, उनके अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार और शक्तियों को दूसरे व्यक्ति तक परिचित कराना, सिखाना, बताना या समझाना है। श्रीमती आर के उनके अनुसार संप्रेषण विचार विमर्श की एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति में व्यवस्थित और तर्क सम्मत विचारों को ग्रहण करना सिखाया जाता है, ताकि बच्चे हर चीज़ को समझ पाएँ और सीख पाएँ। आगे बढ़ते बात करते हैं संप्रेषण के महत्व की। तो संप्रेषण के महत्व में आपको लिखने को आएगा, संप्रेषण के कोई 2 महत्व लिखिए, कोई 4 पॉइंट बताइए, तो आपको लिखना होगा। तो संप्रेषण की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि हम संप्रेषण करते हैं उसका कोई लॉजिक होता है। आप किसी से कोई बात करते हैं उसका उद्देश्य, कोई उद्देश्य ज़रूर छिपा होता है कि हमें क्या करना है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया होता है जहाँ पर हम काम बहुत करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण 2 पक्ष में होता है, एक भेजने वाला होता है, दूसरा ग्रहण करने वाला होता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में 3 भी होते हैं, क्योंकि माध्यम की भी ज़रूरत पड़ती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनुभव की साझेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग बात करते हैं तो अपने जो अनुभव हैं वही तो बताते हैं, वही तो सिखाते हैं। आगे बढ़िए। प्रकार की अगर बात करते हैं तो 2 है, शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शाब्दिक जो है वो 2 तरीके में बटा हुआ है, एक लिखित में और एक मौखिक में, ठीक है। और अशाब्दिक जो है वो इस तरीके से बटा है, वाणी और ध्वनि संकेत में, आँखों की भाषा और मुख की मुद्रा में, और स्पर्श करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा संप्रेषण के प्रकारों में। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रकार आते हैं, ठीक है। मौखिक संप्रेषण, मुख के द्वारा किया गया संप्रेषण, मुख से बोलकर बताई गई सूचनाएं मौखिक होती है, ठीक है। जैसे इस माध्यम में संदेश देने के लिए संदेश ग्रहण करने वाले दोनों ही आमने सामने होते हैं। जैसे टीवी, टेलीफोन आदि के पाठ्यपुस्तक, साक्षात्कार कह दो, परिचर्चा कह दो, समूह चर्चा कह दो, जहाँ पे अनौपचारिक तरीके से होता है और बैठकर एक दूसरे के आमने सामने अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, क्योंकि मुँह से बोल रहे हैं। आगे बढ़िए। लिखित क्या होता है, इस संप्रेषण में प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप से देता है, लिखित रूप से लोगों को बताने का प्रयास करता है। इसमें प्रेषक और संदेश प्राप्त करना दोनों लिखित प्रमाण में रहता है, कम खर्चा भी होता है, एक दूसरे के सामने उपस्थिति की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे पत्र लिख देंगे, बुलेटिन बना देंगे, गृह पत्रिकाएँ लिख देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, तो वो लिखित में आता है। अशाब्दिक क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। वाणी का संकेत का आँख से, मुख से, हाव भाव, स्पर्श करके बताया जाता है। वाणी के द्वारा कह सकते हैं इस संप्रेषण में विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी, जैसे हाँ, हूँ, ही, मुँह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, जोर से चीखना, चिल्लाना, भिनभिनाना, हेड कर, जो भी करना है, ऐसे विचार देते हैं। नहीं बोल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। आँखों की भाषा के द्वारा व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों और मुँहों का बड़ा हाव भाव होता है, महत्वपूर्ण बात। कभी कभी हम लोग भी तो ऐसे आँखों से इशारे करते रहते हैं, मतलब कोई चीज़ किसी को दिखानी, समझानी है, कुछ भी करना तो सब इशारे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक माध्यम के लिए छात्रों की मुख मुद्रा की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्रोध दिखाना है, भय दिखाना है, प्रसन्नता दिखानी है, आश्चर्य दिखाना है, तो सब चीज़ का एक वो है ना, अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आँखों के थ्रू या मुख के थ्रू प्रदर्शित होती है। स्पर्श करके कैसे है, छू करके भावना और विचार को व्यक्त करो, हाथ मिलाते पता चल जाता है। दोस्ती का हाथ अलग होता है, दुश्मनी का अलग होता है। माँ का स्पर्श अलग होता है, बाकी लोगों का अलग होता है, सबका अपना अपना प्यार अलग अलग होता है। स्पर्श की बात है, ठीक है। आगे बढ़िए। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। संचार वास्तव में सूचना संप्रेषण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संप्रेषक संदेश को किसी संचार माध्यम और संचार मार्ग के द्वारा श्रोता तक देता है, पहुंचाता है, और फिर बाद में उससे फीडबैक भी उसको महत्वपूर्ण होता है, वो वहाँ से ले भी लेता है।
प्रत्येक प्रकार के संप्रेषण के लिए संप्रेषक और श्रोता परस्पर समता होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सूचनाएं आई जाएंगी। अब इनमें कुछ मूल तत्व होते हैं, तो 5 मूल तत्व बहुत संबंधित होते हैं, ये लिखने को आता है। तो एक प्रेषक होता है, कम्युनिकेटर, एक माध्यम होता है, एक संदेश होता है, एक प्राप्तकर्ता, एक फीडबैक। ये 5 मूल तत्व हैं, इनको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इनसे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। प्रेषक क्या होता है? संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसी का होता है, ये स्रोत होता है कि कोई भी घटना घटित नहीं हो पाएगी जब तक यह प्रेषक नहीं होगा। तो ये क्या होता है? ये प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, यानी कि भेजने वाला होता है। माध्यम क्या होता है? माध्यम प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच का पुल होता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, प्रेषक स्वयं को प्राप्तकर्ता से जोड़ने के लिए प्रयोग करता है। वो आखिर दूसरे को अपनी बात कोई कहनी तो कोई जरिया तो होगा, नहीं कहेंगे कैसे आप? तो पारस्परिक बातचीत के द्वारा, पत्राचार के द्वारा, कोई मीटिंग, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इनके माध्यम से आप करते हैं। तो ये सब माध्यम प्रेषक को अपने संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं माध्यम, और माध्यम का सही चुनाव होने से संप्रेषण भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूर्ण होता है। संदेश क्या होता है? तो प्रेषक जब बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर, संकेत के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत करता है तो वो संदेश होता है। संप्रेषक को संदेश भेजने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु क्या है, विवेचना किस प्रकार की गई है, क्या आप उसको बताना चाहते हो, आपकी बात समझ में आ रहा है या नहीं। संदेश प्राप्त करता, रिसीवर जो होता है वो प्रेषक का संदेश प्राप्त करता है, लेता है। संप्रेषण श्रृंखला में एक छोर पर प्रेषक होता है, दूसरे छोर प्राप्तकर्ता होता है। दोनों एक दूसरे को अब संबंध बनाते हैं, बात करते हैं। प्राप्तकर्ता जितना ही प्रेषक के अनुरूप होगा उतना ही प्रभावी संप्रेषण होगा। तो ये तरीके हैं। और बाद में क्या होता है? 5वें स्टेप में फीडबैक भी मिल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संदेश प्रेषक द्वारा प्रेषित किया गया संदेश सूचना उसको प्राप्त होने पर प्रभाव से है कि क्या फीडबैक मिला, क्या प्रतिक्रिया हुई, उसको मिला पत्र, मिला नहीं मिला पत्र, पढ़ के उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये सारी चीज़ें। चलिए, ये कुछ इस तरीके से है। ये छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर ग्राही, फिर प्रतिपुष्टि। ये 5 साइकिल है। आपको संप्रेषण का प्रश्न लिखने को तो बहुत आएगा, ये तो फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। तो ये चित्र बना देना, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग ले लीजिए ताकि हेल्प करे आपकी हर तरीके से। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के आधार पर संप्रेषण को 2 भागों में फिर बांटा गया। शिक्षण के बेस पे, वो अलग अलग प्रकार से बटा हुआ है। ये शिक्षण के बेस पे है। तो एक वैकल्पिक होता है, एक सामूहिक होता है। आप बड़ा कंफ्यूज होता है, कभी कभी कहते हैं मैम कौन सा लिखे, तो हमेशा लिखना शाब्दिक अशाब्दिक वाला ही है। ये तो जानते रहो कि और स्तर से भी उसके सब पार्ट होते हैं। ठीक है, वैकल्पिक और सामूहिक हम समझ। जब शिक्षक जब एक छात्र को भौतिक रूप से देता है तो वैकल्पिक होता है। तो ये हमारा व्यक्ति अलग अलग शिक्षण देता है बच्चों को जाकर। और जब वो व्यक्ति के गुण देख लो, यह विधि सीखने के लिए सिद्धांत पर आधारित होती है, सिद्धांत के द्वारा चलती है। इसे बच्चा बड़ा एक्टिव है क्योंकि उसको डर रहता है कि टीचर भी हमें मारेंगे अगर मैं नहीं काम करूँगा। विधि बाल केंद्रित होती है, बच्चे के अनुसार भी चलती है। इस विधि में बालक की जो आवश्यकता और रुचि होती है उसका विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि एक टीचर फिर एक बच्चे के लिए होता है। और मंद बुद्धि बालक और प्रखर बुद्धि बालक दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है कि मंद बुद्धि वाला फिर प्रयास करता है, प्रखर बुद्धि वाला भी प्रयास करता है जो उसको नहीं आता है। दोष भी लेकिन बहुत है। सभी छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था करना असंभव, सबको जाके एक टीचर नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है। यह विधि अत्यंत खर्चीली भी होती है। इस विधि के द्वारा बालकों का सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं, वो अपने में ही राजा रहते हैं, अंधों में काना राजा। इस विधि में प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, ये ऐसी कोई भावना, जहाँ कॉम्पिटिशन नहीं वहाँ मज़ा नहीं। और यह विधि अव्यवहारिक होती है, इसमें कोई व्यवहार नहीं था, बस आए सिखाए गए, वो अपना पैसा बनाए, वो अपना काम किए चले गए। तो ये दोष भी है। सामूहिक में क्या होता है? सामूहिक संप्रेषण से व्यवसाय कक्षा कैसे शिक्षण से है, जहाँ पर अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, जहाँ पर ढेर सारी बातें होती हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। गुण की क्या बात है? या विधिक व्यवहारिक होती है जी हाँ, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं तो व्यवहार करना तो आपको आएगा ही। कम खर्चीली होती, पैसा कम लगता है इसमें। ठीक है, इस विधि के द्वारा बालकों में अनुकरण की भावना बहुत होती है, एक दूसरे को देखकर सीखने का प्रयास करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। छात्रों के सुझाव नए नए बदलते, नए नए ज्ञान मिलते। संकोची और लज्जाशील बालकों के लिए काफ़ी अधिक होता है। उनकी जो ये हिचकिचाहट होती है वो समय के साथ धीरे धीरे चेंज होती है, दूर होती जाती है। आगे बढ़िए। दोष भी लेकिन बहुत है। इस विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं लेकिन छात्र निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, शिक्षक बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बच्चों से मटरगश्ती करते रहते हैं। यह शिक्षक बाल केंद्रित ना होकर कक्षा केंद्रित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है और सभी बालकों को भी समस्याएं दूर नहीं होती क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। प्रखर बुद्धि वाले बालकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, उनको बड़ा उबंतु हो जाता है। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं संप्रेषण की विशेषताओं की कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती है। परस्पर विचार और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, एक महत्वपूर्ण घटक है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध को स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह द्विव्याही होती है, 2 पक्ष होते, एक संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश को लेने वाला। आगे बढ़िए। संप्रेषण में अंतः प्रतिक्रिया नहीं निहित होती है, दोनों पक्ष का विकास होता है।
दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावित करने वाले कारक। तो छात्र बहुत दिक्कत करते हैं, शिक्षक का उद्देश्य नहीं अगर सही है तब भी दिक्कत होगी, व्यक्तित्व तो नहीं सही है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर अच्छा है तो बढ़िया भी रहेगा, विषय वस्तु का चयन करने में अगर बढ़िया से सेलेक्ट किया तो अच्छा विकास होगा, नहीं किया दिक्कत होगी। पाठ्य योजना बनाई है तो उसके हिसाब से चलेंगे तो समय के साथ पूर्ण हो जाएगा, नहीं बनाया नहीं होगा। सहायक सामग्री अगर लिए हैं तो अच्छा होगा, बच्चे को एकदम कंठस्थ हो जाएगा, नहीं लिए हैं तो थोड़ा कम आएगा। तो ये विभिन्नताओं का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। प्रश्न क्या क्या बनेगा पेपर में। संप्रेषण क्या होता है, एक प्रश्न एक नंबर का। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, एक प्रश्न एक नंबर का। संप्रेषण का महत्व लिखिए, कोई दो महत्व लिखिए, एक नंबर का। संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, एक नंबर का। तो यही छोटा छोटा प्रश्न आपको बनेगा जो कि मैंने कई बार करवाया है और आप कर ले जाएंगे। संप्रेषण की समस्याएं क्या होती हैं, अपने शब्दों में लिखिए। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, अपने शब्दों में लिखिए। संप्रेषण के कौन कौन से घटक होते हैं वो लिखिए और चित्र बनाइए। संप्रेषण का सिद्धांत बताइए, संप्रेषण के कार्य बताइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। संप्रेषण एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक, पहला चैप्टर आपका होता है ओवर। जितनी भी चीज़ें आपके पहले चैप्टर से संबंधित थी वो मैंने आधे घंटे में आपको कवर कराई। चलिए आगे, शिक्षण के सिद्धांत, दूसरा चैप्टर थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब ये क्या है, शिक्षण सिद्धांत का स्वरूप और अर्थ बताइए। शिक्षण सिद्धांत से मतलब होता है किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और निश्चित क्रम में अपने विचार को इस प्रकार से आयोजित किया जाता है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सभी के लिए सक्षम प्रदर्शित होती है और सब कुछ समझ में आती है। रूल सभी के लिए एक जैसे होते हैं, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रूल नहीं बनाए जाते हैं, सबके लिए एक ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें काम करके सीखने का ज़्यादा महत्व होता है। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा देकर सिखाने का प्रयास होता है। रुचि को पैदा करके सिखाने का प्रयास होता है। जीवन से संबंधित चीज़ों को जोड़कर सिखाने का प्रयास किया जाता है। जिसका उद्देश्य फिक्स्ड होता है उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है। चयन करके सीखो कि क्या सही है, नियोजन करो, पहले से प्लानिंग करके सीखो। व्यक्तित्व विभिन्नता, पर्टिकुलर बच्चे की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सिखाओ। लोकतंत्र के तरीके से सिखाओ, विभाजन करके सिखाओ, आवृत्ति करो, बार बार रिवीजन करके सिखाओ। और 12वां है निर्माण और मनोरंजन के थ्रू भी सिखाने का प्रयास करो जिससे बच्चा सीखे। पाठ्य सामग्री का चयन करके सिखाओ। मनोवैज्ञानिकता के सिद्धांत, सारे तो नहीं आएंगे क्योंकि मैंने 14 लिए हैं, सारे आपको नहीं आएंगे, कुछ ही आपको आएंगे जो बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके लिए मत परेशान होना कि अरे सारा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित ही है वही आएगा। अब इस पर मैं फटाफट उन्हीं पर चर्चा करूंगी जो अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है और आए हुए कई सालों से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है, कह रहा है क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है या आप इससे क्या समझते हो। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता जाता है वह कार्य करने का आनंद अनुभव करने लगता है और सीखता है, क्योंकि करके सीखना है, सबसे बेस्ट सीखना है। तो इसमें किंडरगार्टन बेसिक शिक्षा की सिद्धांत आधारित काम करके सीखने का प्रयास किया जाता है। डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़िए, प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है कि बालकों के पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न कर दो। रुचि है, प्रेरित उनको कर दो, बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करेगा और बालक के पास में जितने भी वातावरण की जानकारी होगी, वो सारी चीज़ें, कारखाने, जो भी चीज़ें हैं इर्द गिर्द, उससे वो प्रेरित होगा, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेगा, समझेगा और उससे प्रश्न भी लेगा। प्रेरित है तो हर काम करेगा। रुचि का सिद्धांत क्या होता है, आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण को स्पष्ट और सुपाच्य और पठनीय और रुचिपूर्ण बनाने के लिए एक पाठ का आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और हम उसको बढ़ाने के लिए, बताने के लिए, आगे बढ़ाकर करने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने बच्चों में रुचि उत्पन्न करते हैं जिससे वह उनकी अरुचि न हो और वो सीखते रहें। जीवन से संबंधित सिद्धांत का मतलब क्या है कि इस सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि विषय को पढ़ाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि जीवन के लिए जो परिस्थितियाँ आ रही हैं उसके लिए उपयोगी है या नहीं। अगर उपयोगी है तो बच्चा उसको अच्छे से अतिशीघ्र सीख लेगा। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कक्षा शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत ये है कि आपका उद्देश्य फिक्स्ड हो। जिसका उद्देश्य क्लियर है, पाठ में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है कि हमको इस पाठ में इतनी बात सिखानी ही बतानी है, तो आपका शिक्षण पूर्ण होगा और आप कम समय में बहुत कुछ सिखा लेंगे। पाठ के उद्देश्य का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत स्पष्ट होता है, व्यवहारिक होता है, सरल होता है, सुगम होता है, रुचिकर होता है। और शिक्षक तथा छात्र के बीच में क्रिया, विषय वस्तु और प्रविधि की सहायक मूल्यांकन की प्रविधियाँ होती हैं और बच्चा एक बहुत अच्छे तरीके से संबंध को स्थापित करते हुए सीखता है और आगे बढ़ता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ये वाला रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दो, आगे चलो। नियोजन का सिद्धांत है, हर चीज़ की पहले से प्लानिंग कर लो कि पहले हमें पाठ्य योजना का निर्माण करो, फिर सामग्री को ढूंढो, फिर गृह कार्य देखो, पुनरावृत्ति करो। अगर प्लानिंग के थ्रू है तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसके ध्यान के अनुसार उसको सिखाओ और बताओ। ठीक है, क्योंकि आप उनको विभिन्न विभिन्न स्तर के आप उनको सिखाने का प्रयास करोगे।
लोकतंत्र से क्या है, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण, बच्चे अपनी मर्जी से आपसे प्रश्न कर सके, अपनी बात को बिना किसी झिझक के कह पाएँ, ठीक है, यही लोकतंत्र होती है। अगर नहीं कह पा रहे हैं तो फिर आपसे डर रहे हैं, जाहिर सी बात है, डर के कोई सीखता नहीं। विभाजन का सिद्धांत क्या है, पाठ को सरल तरीके से तोड़ दो, बड़ा पाठ है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिखाओ तो उन्हें ज़्यादा आएगा, ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार रिपीट करने को बोलो, मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठाने के लिए बार बार उनको जो है अवसर दो कि वो रिपीट करें, उनका टेस्ट लो, उनको टेस्ट दो, उनको ओरल बाइबल हो ताकि वो रिपीट करके पढ़ के आएँ। निर्माण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, खेल खेल के द्वारा सिखाओ, खेल खेल के द्वारा आप सिखा दोगे गिनतियाँ तो सीख जाएंगे और कम समय में। अच्छा, ये बहुत रचनात्मक तरीका होता है जिससे हम गेम भी सिखा देते हैं और पढ़ाई भी सिखा देते हैं। चयन का सिद्धांत क्या है, पाठ्य सामग्री को चुनो, आप सामग्री जो पढ़ रहे हो उसको चूज करो, क्या बेस्ट है, क्या उचित है, कैसे सीखोगे, क्या प्राप्त होगा, उद्देश्य प्राप्त होगा नहीं प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों का आप निर्णय लेने में सक्षम बनो। आगे बढ़िए, तो ये मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत क्या है, शिक्षण में शिक्षक को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि छात्र वांछित दिशा में अपने कार्य करें, सही डायरेक्शन में अपने काम को आगे करते हुए बढ़े और उनकी रुचि और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनको एक्टिविटी वगैरह करवानी चाहिए। यहाँ तक सभी को समझ में आई सारी बातें। यहाँ प्रश्न बनेगा आपको लिखने को कई सारा, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता आखिर इतनी है क्यों, अधिगम को समुचित परिस्थिति के साथ उत्पन्न करने सिखाने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है, आप प्रॉपर तरीके से सिखाओगे कर ले जाओगे। सिद्धांत के द्वारा शिक्षक के ज्ञान पूर्व कथन नियंत्रण में वृद्धि होती है, आप उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हो, उनको नियंत्रित करके सिखा सकते हो। नियोजन करोगे तो व्यवस्था सही रहेगी, मूल्यांकन में हेल्प मिलेगी, शोध करने में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 2 चैप्टर आपके होते हैं ओवर, मैंने 20-20 मिनट में आपको 2 चैप्टर करवाए, ईजी था, फटाफट करवाती चली गई। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस को बनाए रखें और पढ़ें। लास्ट टाइम है, रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम है आपका, चीज़ें बहुत इतना हाईलाइट मतलब हल्के में मत लो, कर लो उसके बाद करना सब कुछ, ठीक है। चलो, अब तीसरा चैप्टर है शिक्षण के सूत्र, अब यह क्या है इनके बारे में जानते हैं। एक सफल शिक्षण का अर्थ ये है कि ऐसा शिक्षण जिसमें छात्र के लिए विषय वस्तु पढ़ाई जा रही वो भली भांति ग्रहण कर पाए। तो कुछ ऐसे नियम बनाओ, सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए पृष्ठ पोषण भी मिलता है। इस प्रक्रिया हेतु शिक्षा के चिंतक का दार्शनिक कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया है जिन्हें हम शिक्षण के सूत्र कहते हैं और इन्हीं सूत्रों के माध्यम, जैसे मैथ में सूत्र होते हैं वैसे शिक्षण के भी सूत्र होते हैं। शिक्षण के सूत्र के अगर प्रकार की बात करते हैं तो देखो, एक कुशल अध्यापक को सभी शिक्षण सूत्र का समान ज्ञान जरूर होना चाहिए ताकि उनको प्रभावी तरीके से बना सके और बच्चों को सिखा सके। सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और विश्लेषण से देखो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभूत से विचार की ओर, प्रकृति का अनुकरण। तो ये 11 शिक्षण सूत्र हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको इसमें से आते हैं, बहुत सारे आपको हर साल नहीं आते हैं, फिक्स नहीं है कि आपको यही आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए अब एक एक सूत्र को जानेंगे। सरल से जटिल की ओर क्या है, सामान्यतः बालक को सीखने के तरीके से आप सरल से सिखाओगे तो ज़्यादा आकर्षित होगा और सीखेंगे अच्छे से। शिक्षण कार्य करते समय पहले सरल चीज़ों को बताओ फिर कठिन चीज़ों को बताओ, यही इसके अंतर्गत पूरा कहा गया है जो कि आप जानते हैं। जैसे गणित पढ़ाने से पहले छात्रों को जोड़ घटाना भाग सिखाओ, फिर उनको आ जाएगा। डायरेक्ट आप उनको भिन्न और बीजगणित के सवाल दे दोगे तो नहीं लगा पाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक को पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दो, जो उनको पुराना पता है वो आसान होता है उनके लिए, उसी में जोड़ के आप उसको सिखाओगे तो वो आधार बना लेंगे और आसानी से सीख जाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ अनुभव के अनुसार सीखेंगे तो उनको वो आ जाएगा। तो जितनी चीज़ें पता है उसी के बेस में नया जोड़ के सिखाओ। जैसे गणित विषय में गिनती के अंकों को जोड़ के सहारे पहाड़ा का ज्ञान कराना, गिनती पहले जोड़ना सिखाओ फिर पहाड़ा सिखा दो तो दोनों एक ही चीज़ें हो जाएंगी। रेखाओं के ज्ञान बताओ, फिर त्रिभुज बनाना बता दो, चतुर्भुज बनाना बता दो, सर्किल बनाना बता दो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जब बालक छोटा होता है तो वह मूर्त आवश्यकताओं को देखते हुए स्थूल की ओर जाता है और उनकी क्रियाओं का अनुभव भी करता है। इसके पश्चात उसके संबंध में अन्य बातों को भी सीखते हैं। नमक के रंग रूप को दिखाकर स्पर्श करवाओ, फिर उसको संभव हो तो उनको चखवा भी दो, तो उसे गुड़ को बताओ खट्टा है, मीठा है, तीखा है, तमाम चीज़ें हैं। तो वो जब उस चीज़ को छू के खुद अनुभव करेंगे ना तो उसका वो मार्मिक वर्णन ज़्यादा उनके दिमाग में बैठेगा क्योंकि वो आंखों से देख चुके हैं उन चीज़ों को।
पूर्ण सेंस की ओर क्या है, बालक को पहले पूरी चीज़ दिखा दो, फिर उसको तोड़ तोड़ के सिखाओ, उसके जो अव्यय महत्वपूर्ण नहीं है उनको साइड करो, जो मेन मेन चीज़ें उसको करो। तो ये मनोविज्ञान का अव्ययवाद सिद्धांत भी है पूर्ण सेंस की ओर, जो गेस्टाल्टवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको वर्दीमार ने प्रस्तुत किया है। पहले हम क्या करते हैं, पूरा विशाल रूप सामने रख देते हैं, फिर उसको अंश में तोड़ते हैं, फिर अंश के रूप में हम देखते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है, बच्चा सीख जाता है। निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर, इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षण को अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को क्रमशः पहले स्पष्ट करो, जो फिक्स नहीं उसको सर्टेन करो। निश्चित नहीं था पहले से, उसको निश्चित क्रम में ले आकर उनको सिखाने का प्रयास करो। तो बच्चा अनिश्चित से निश्चित की ओर, पहले सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, अब उसको समेट के जब सिखा रहे हो तो निश्चित हो जा रही है, उसका एक रूप हो जा रहा है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बालक को पहले उन वस्तुओं के बारे में बताओ जिसको वो देखे हो, छुए हो, जानते हो, उनको उसके बारे में पता हो। नहीं पता होगा तो आप उनको क्या सिखाओगे, उनको आप क्या बताओगे। तो आपको ऐसा कोई भी उचित कार्य मतलब ऐसा नहीं करना है जहाँ पर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए, या आप उनको ऐसा कुछ बताओ कि वो उन्हें समझ में ही ना आए, ठीक है। विशिष्ट सामान की ओर, जो विशिष्ट चीज़ें हैं उसको लेकर नॉर्मल की तरफ बढ़ो। इस सूत्र का मतलब ये है कि पहले उनके समक्ष विशिष्ट वस्तु को प्रस्तुत करो, फिर बाद में उनसे संबंधित जितने उदाहरण हैं, दृष्टांत है, उसको ले आकर रखो, तो वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आरंभ में बालक का ज्ञान अधूरा होता है, अनिश्चित होता है, अव्यवस्थित होता है, हर चीज़ तो पता नहीं होती। तो ज्ञान को निश्चित करो, व्यवस्थित करने का तरीका सोचो, और अच्छे से तरीके से बताओगे तो वो उनको अच्छे से आएगा, और संपूर्ण वस्तु का अध्ययन भी प्रारंभ कर देंगे। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, तार्किक क्रम और मनोवैज्ञानिक क्रम, इस विषय में प्रारंभिक विकास को ध्यान में रखते हुए छात्रों के सम्मुख तर्क के तरीके से विभिन्न भागों और खंडों को विभाजित कर प्रस्तुत करते हैं। हम तर्क करने को सिखाते हैं। और मनोवैज्ञानिक क्रम में उनकी रुचि और उनके उत्साह और उनकी जो ग्रहण करने की शक्ति उसे उसके अनुसार सिखाते हैं। तो दोनों का ये फ़र्क होता है। अनुभूति से युक्त युक्त की ओर, बच्चा पहले अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है जो स्थायी रूप से होता है, फिर बच्चों को कुछ दिखाते सिखाते हैं तो वो अपने अनुभूत जो उनको है उसके से धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं, और उनके सामने हर चीज़ आगे आती जाती है, वो सीखते जाते हैं, ठीक है। चलो, प्रकृति का अनुसरण क्या है। इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य ये होता है कि प्रकृति को ध्यान में रखकर सीखो। जो भी चीज़ें हैं उनको मानसिक और शारीरिक रूप से उनको से अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि विकास के लिए बाधा हो, उनको प्रकृति के अनुसार हर चीज़ सिखाओ। अब ये कुछ प्रश्न हैं, जैसे शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत बताइए, पूर्ण से अंश विधि बताइए, सरल से कठिन क्या है, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात क्या है, तो ये सब बताना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके 3 चैप्टर यहाँ तक समाप्त कर दिए। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपके लिए आसान रही होंगी, समझ में आया होगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करें, फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। बोलते बोलते मैं थक गई। चलो आ जाओ, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं चौथा चैप्टर। हमारा चौथा चैप्टर क्या है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ, वेरियस टेक्निक ऑफ टीचिंग। सिंपल है, बेसिक है, आराम से आप देख लीजिएगा सारा पेपर। अगर जो भी बच्चों ने मेहनत पिछले 6 महीने 5 महीने में की है, जेन्युइन की है, आप 100% लिखित ले लो मेरे से, आप सब निकाल लोगे। अगर मैथ अच्छी है, अगर मैथ बढ़िया है, एवरेज भी है, तब भी हो जाएगा, ठीक है। आराम से बेफिक्र रहिए, बस साफ सुथरा और सही से लिख कर आइएगा। आता आपको सब है, आप जवाब सब दे ले रहे हैं मुंह से, लेकिन एक जो लहजा होता है लिखने का, अगर वो आपने सही किया ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप सभी बढ़िया नंबर पाओगे, ये मेरी गारंटी। इतना मैंने करवा के एक्सपीरियंस ले ही लिया है। अब ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप वहाँ पर लिख पाते हो, कर पाते हो या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस तो ऊपर के जितने थे बताते चल रही हूँ। अब प्रविधियों के बारे में आइए, कह सकते हैं कि प्रविधियों में क्या है, शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, आप इनसे क्या समझते हैं। तो शिक्षण एक गतिशील तथा सुनियोजित प्रक्रिया है, एक चलने वाली, पहले से फिक्स रास्ते पे चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें लोग एकदम प्लानिंग के थ्रू क्रमबद्ध होके चलते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने के अनुभव प्राप्त करते हैं। शिक्षण का ये उद्देश्य होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिक से अधिक सीखने के अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके तरह आगे बढ़ते जाते हैं। शिक्षण विधियों का संबंध सीधा शिक्षण के उद्देश्य होता है। विधियां हम वहाँ पर ही लगाते हैं जहाँ पर हमें अपने उद्देश्य को पहुँचने को शीघ्रता रहती है। आप विधियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि आप उचित समय पर और ज़्यादा मतलब आप जल्दी से अच्छे से कर पाओ। अतः ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षण की दिशा तथा गति को निर्धारित करती है। या विधियाँ होती हैं ये दिशा और गति को निर्धारित करती चलती हैं, पूर्व नियोजित करती हुई चलती हैं। और इसके विपरीत शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से सीधा ना होकर
केवल शिक्षण विधि से होता है। तो आपको छोटी सी परिभाषा लिखने को आएगी कि शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, आप उनसे क्या समझते हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी दो विशेषताएं बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको आएंगे ज़रूर से ज़रूर। आगे बढ़िए, इनका अर्थ और महत्व समझते हैं। तो यहाँ पर है कि शिक्षण नीति अथवा शिक्षण प्रविधि शिक्षक द्वारा शिक्षक के सतत अभ्यास द्वारा विकसित व अधिकतम अच्छाई वाला एक रास्ता होता है, मार्ग है, जहाँ पर जिस पर चलकर शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है और छोटे छोटे बच्चों का भावी आने वाले भविष्य के लिए निर्माण किया जा सकता है और किया जा रहा है। आगे बढ़िए, शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकताएं क्या हैं, आखिर इनकी नीड्स क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कह सकते हैं कि छात्रों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से सीखने, प्रॉपर तरीके से सीखना और उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के लिए हम ऐसी विधियों का इस्तेमाल करते ताकि वो हतोत्साहित ना हो, प्रोत्साहित रहेंगे तभी उस चीज़ को आगे करने का और विभिन्न विभिन्न तरीकों से सोचेंगे। छात्रों में उन कुशलताओं के विकास के लिए हमको बच्चों के अंदर ऐसी कौशल्स को विकास करना, ऐसी कुशलताओं को लेकर मतलब करवाना, सिखाना, बताना है, उन्हें प्रजननात्मक के लिए जागरूक बनाए रखें, ठीक है, ताकि वो सुचारू रूप से जागरूक रहे और हर निर्णय को लेने से पहले कई बार सोचें कि इसका क्या परिणाम होगा या चीज़ों से क्या क्या लाभ होने वाला है, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा अन्यथा नहीं होगा। छात्रों में विषय के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, बच्चों के मन में उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करने के लिए भी उनको ऐसे बहुत से प्रविधियों के साथ सहारे से जोड़ के सिखाने का प्रयत्न करना। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं कि ये होती कौन कौन सी हैं। तो पहली है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि, जिसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर की टेक्निक, ठीक है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की टेक्निक कहते हैं। पहली विधि क्या है, पहली प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की टेक्निक है, उसके थ्रू सिखाना बताना। विवरण करना, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान या भाषण की प्रविधि। पांचवा स्पष्टीकरण प्रविधि, छठा कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि, उदाहरण की प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, समूह या परिचर्चा की प्रविधि और प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला है, भ्रमण है। बहुत सारी प्रविधियां हैं। आप देख सकते हैं कि 14 टेक्निक दी गई है। तो 14 में 14 तो आने वाली नहीं है, पूरी 14 आएंगी नहीं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जो पिछले सालों के पेपरों में बार बार पूछी जा रही हैं, उन्हीं को आप याद कर लीजिए, देखिए, पढ़िए और उन्हीं संबंधित उदाहरण को भी रखिए दिमाग में और वहीं आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि की। सुकरात जी के समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है जिसमें 3 सोपान दिए गए। पहला सोपान है कि प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित, पहले तो प्रश्न को सही तरीके से व्यवस्थित रूप से निर्मित कर लो, बना लो, रख लो, ठीक है। फिर उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखो, उनको फिर सही तरीके से बच्चों के सामने लाकर रखो ताकि वो नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो और छात्रों के माध्यम से उसमें संबंध स्थापित कर पाएँ ताकि वो प्रॉपर तरीके से उससे रिलेट कर पाएँ। आप जब तक किसी चीज़ से खुद को जोड़ोगे नहीं, वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी। और क्या है, नए नवीन ज्ञान को देना, जो भी ज्ञान है उसके बारे में बताना, आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर के प्रश्नों को तैयार करना। जैसे बच्चे रहे, जिस स्तर के रहे, जिस आयु वर्ग के रहे, वैसे ही तो प्रश्न आप उनसे पूछोगे। तो ये 3 सोपान आपको ध्यान रखने होंगे। अब इनके कुछ गुण हैं। आपको प्रश्न बनेगा प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 गुण लिखिए। तो गुणों में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला गुण आप ये लिखेंगे कि विद्यार्थियों में विश्वास की भावना जागृत करना। जो विश्वास है उसकी भावना पहले उन्हें जागृत करवाओ। साथ ही उनकी संकोच करने की जो प्रवृत्ति है उसको खत्म करो। संकोच अगर रहेगा तो कभी कोई शब्द वो उठा ही नहीं पाएंगे। विद्यार्थी में रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है जिससे वो ज्ञान सरलता से प्राप्त करें। उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो रुचि है वह उन्हें बनी रहती है ताकि वो ज्ञान को सरलता से और अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। आइए आगे, प्रविधियों के दोष बताने हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि के कोई 2 दोष लिखिए। तो पहला दोष ये है कि इस प्रविधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि विद्यार्थी को प्रश्न पूछने में शंका नहीं रहती है, ठीक है, और अतः कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के भी प्रश्न पूछने लगते हैं या पूछते ही नहीं हैं। और प्रविधि उच्च स्तर पर अधिक उपयोगी होती है। छोटे बच्चों को तो इतना पूछना ही नहीं आता, वो बेचारे गुमसुम से बैठे रहते हैं, हाँ हाँ करते रहते, सर हिलाते रहते, बाकी वो कुछ करते नहीं। तो उपयुक्त जो है ये बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ा निडर होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं। छोटे बच्चे कुछ नहीं पूछते, सिर्फ सर हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरी प्रविधि है विवरण प्रविधि, ठीक है। तो कहते हैं कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक के समक्ष कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जब किसी तथ्यों के प्रश्न के माध्यम से नहीं समझा जा सकते हैं,
तो उस समय शिक्षक विवरण का सहारा। बहुत बार ऐसा होता है कि समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी शिक्षक है, कोई भगवान नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बस बोलता जाएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो टीचर अपना भरपूर प्रयास करता है। बच्चे ही नहीं समझदार अगर हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे बच्चों का भी कोई दोष नहीं और टीचर का भी कोई दोष नहीं, इसलिए टीचर विभिन्न विभिन्न तरीकों को लेता है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो वह इसका रास्ता अपनाता है, जिसके थ्रू विवरण कहानी कहने का एक रूप है। विवरण का मतलब है कि आप अब कहानी कहो उस चीज़ के लिए। इस युक्ति का प्रयोग प्रमुख रूप से कहानी कहने के लिए, भूगोल के विषय में इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से समझाने और बताने के लिए हम विवरण का प्रयोग करते हैं। सारी प्रविधि सारे विषय में नहीं लागू होती है। आप इन विभिन्न विधियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उनसे ये सीखते हैं कि मैं इस विधि को कहाँ पर और किस समय यूज़ कर सकता हूँ। आप जब अभी ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको इसीलिए बताया जा रहा है, ताकि जब कभी इस चीज़ को पढ़ाओ या करो तो वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या निर्णय ले पाओ। नेक्स्ट टॉपिक है कि विवरण देने की सावधानियाँ। अब ध्यान क्या क्या रखना है हमें, तो विवरण देने का ढंग रोचक होना चाहिए। विवरण आप जिस तरीके से दे रहे हो अगर वो उचित नहीं है तो आपका इतना कार्य करना व्यर्थ है। विवरण देने के लिए भाषा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब जो विवरण आप दे रहे हो तो भाषा भी तो सही रहे। आप ऐसे कुछ भी बोलते रहो, बच्चों को समझ में थोड़ी आएगा, वो बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं है। विवरण देने से पूर्व शिक्षक को अपने विचार को क्रम में बनाने से पहले मुझे ये टॉपिक बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर वो बोलना है, ताकि सारा चीज़ सही से रहे और आपकी इंसल्ट वगैरह भी ना हो। क्योंकि बच्चे हंसते बहुत जल्दी और टीचर में कमी नहीं, मुझे बहुत जल्दी निकालते, बहुत जल्दी वो टीचर में कमियाँ ढूंढते हैं। ये बहुत गंदी आदत होती है। चलिए फिलहाल बच्चे हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विवरण प्रविधि के गुण में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो विवरण के द्वारा घटना का सजीव चित्र छात्रों के सामने हम प्रस्तुत करें। इसके थ्रू ना जब हम कहानी बताते रहते हैं तो कहानियों में आप देखते हैं बीच चीज़ों को चित्र दिया रहता है, तो वो चित्र और वो कहानी संबंधित चीज़ों को जोड़ने के लिए आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। जब शिक्षक यह देखता है कि पाठ का विकास प्रश्नों के द्वारा नहीं किया जा सकता है तो विवरण का सहारा लेता है। जब टीचर ये देखता है कि इसे प्रश्न के द्वारा हम नहीं सिखा सकते तो वो कहानी का इस्तेमाल करके सिखाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए, वर्णन प्रविधि क्या है, डिस्क्रिप्शन टेक्निक। वर्णन प्रविधि और विवरण प्रविधि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वर्णन प्रणाली में किसी व्यक्ति या स्थान का वर्णन युक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विवरण युक्ति में किसी घटना का विवरण किया जाता है। वर्णन स्पष्टीकरण का एक रूप होता है जहाँ पे हम चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, प्रूफ देते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, और सभी विषयों में किया जाता है। ये मैथ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये विधि। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है, चलिए आगे बढ़ लीजिए। गुण की बात करते हैं। गुण में क्या क्या आ जाएगा, कोई दो गुण लिखिए। तो वर्णन किसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है और वर्णन प्रविधि के द्वारा कक्षा में रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। दोष क्या होंगे, अब इनके दोष भी जानते हैं। प्रायः शिक्षक को उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता जिसका वो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वो वर्णन में आ जाता है। और सभी शिक्षक वर्णन के द्वारा रोचकता नहीं, कभी कभी टीचर से बोलते रहते सारे, जैसे कथावाचक राम कथा होती है, आपने सुना है ना, भागवत कथा होती है, सुना है, तो सारे वक्ता अच्छे नहीं होते हैं। किसी किसी का जानकारी सबको होती है, ऐसा नहीं किसी को जानकारी, लेकिन सबके कहने का ढंग अलग होता है। किसी की आवाज़ नहीं मधुर होती है, किसी को समझाने का लहजा नहीं अच्छा होता है, और किसी किसी की सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं, और किसी किसी की इतनी प्यारी लगती है कि वो कथा अगर माइक के थ्रू भी सुनाई देती है दूर दूर से तो लोग खिंच जाते हैं सुनने के लिए। और सुनना चाहिए, हिंदू धर्म का पालन ज़रूर करना चाहिए अगर हिंदू हो तो, ठीक है। आगे बढ़ो, फोर्थ देखो, फोर्थ है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या क्या चीज़ें आती हैं। निर्देशन की सबसे पुरानी युक्ति व्याख्यान की है, सबसे पुरानी विधि। जिस काल में पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, जब ऐसा होता था कि पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी और हस्तलिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, क्या था, तो यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान से रख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें संबंधित चीज़ों को पढ़ना और सीखना होगा। तो ये व्याख्यान से अभिप्राय ये होता है कि हम विषय की बाल की खाल निकाल देना, हर एक चीज़ के मार्मिक वर्णन करना, उनकी गहराई तक जाना, उनका विश्लेषण करना और छात्रों के समक्ष हर चीज़ को प्रस्तुत करने का प्रयास करना, चाहे वो कैसे संबंधित बातें हों, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कैसे व्याख्यान करना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि है। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही होता है। स्पष्टीकरण के द्वारा छात्रों अथवा शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं, या एक कला होती है, आर्ट है, जहाँ पे विचार पूरी तरीके से बताए समझाए जाते हैं। इसका उद्देश्य विचार को एक प्रकार से स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर लें और जिस विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं उनको सही तरीके से समय के साथ स्वरूप तरीके से समझ लें। आगे बढ़िए,
कहानी कथन प्रविधि क्या होती है? इसका प्रयोग छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसका प्रयोग विविध तरीकों से किया जा सकता है। कहानी के अंतर्गत हम भाषण में, बातचीत में समावेश देखने को मिलता है। कहानी कहने का अभिप्राय बच्चों की भावनाओं को, उनके संवेग को स्पर्श करना, उनको रचनात्मक कार्य को प्रेरित करना। कहानी एक ऐसी कला होती है जो हर व्यवस्था, हर स्तर, हर समूह के द्वारा रोचकता और सरलतापूर्वक लाई जाती, ग्रहण की जाती है, सिखाया और बताया जाता है। आगे बढ़िए। इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कहानी बनाते समय उद्देश्य से अध्यापक पूर्ण रूप से अवगत हो। कहानी जब आप बना रहे हैं तो आप हर उद्देश्य से अवगत हो कि कहाँ तक आपको यह बात बतानी है और सिखानी है। उसे छात्र के स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी सरल भाषा में हो और बालक की आयु के अनुसार होनी चाहिए। गुण की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रविधि में शिक्षण में बालकों की रुचि और जिज्ञासा बनी रहती है। इस प्रविधि में ज्ञान सरलता से दिया जाना संभव होता है। इस प्रविधि द्वारा नीरस और उबाय विषय वस्तु को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक अच्छे तरीके होते हैं जो हम इनके में लिख सकते हैं। 7वां पॉइंट है अवलोकन प्रविधि। किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के कार्य के बाहर का जो एक्सटर्नल है व्यवहार को देखना ही अवलोकन होता है। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी घटना अथवा कार्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन ही अवलोकन होता है। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग शिक्षण के अंतर्गत करना भी प्रारंभ कर दिया और इसके अनुसार जो व्यवहार हैं, जो आंतरिक चीज़ें हैं, जो बाहर के रूप में, उनका अवलोकन भी सुचारू रूप से किया जाने लगा। 8वां है उदाहरण प्रविधि। उदाहरण प्रविधि में है कि छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं और छात्र के सामने सर्वप्रथम अनेक उदाहरण रखे जाते हैं। फिर उदाहरणों के बारे में आधार से हर चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, समझाया जाता है और इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत भी किया जाता है। आगे बढ़िए। गुण की अगर बात करते हैं तो यह प्रविधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसे मूर्त से अमूर्त की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा का वातावरण उदाहरणों के द्वारा सजीव और रुचिकर बनाना संभव होता है। छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में रुचि लेते हैं और ध्यानपूर्वक सुनने और सीखने का प्रयास करते हैं। 9वां पॉइंट है खेल विधि। खेल विधि क्या होती है? खेल खेल में सीखना। बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं और बालक खेलने में विशेष रुचि भी लेते हैं, उनको आनंद भी आता है। बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व अवश्य होता है। बालक को जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार ही कर दिया गया। अब खेल के महत्व क्या है? खेल के द्वारा बालक में कुशलता का विकास होता है, कुशलता के साथ सीखते हैं, कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन करना सीख जाते हैं, सामाजिक भावना भी उनके अंदर आ जाती है, सहयोग की भावना भी उनके अंदर आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह चर्चा, वाद विवाद, वार्तालाप। सरल शब्दों की सामूहिक परिचर्चा का अर्थ है कि समूह के अंतर्गत की जाने वाली पारंपरिक परिचर्चा पर वाद विवाद करना। गोष्ठी या विचारों का आदान प्रदान करके सारी परियोजनाओं को मतलब चर्चित करना, बातें करना, सिखाना, अपनी अपनी राय को व्यक्त करना, लोगों को बहुत कुछ बताना। सामूहिक परिचर्चा जो होती है ना, ये एक ऐसी रचना होती है जहाँ पर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं और इस परिचर्चा में बड़े, वयस्क, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और सभी अपने राय, अपने विचार को, अपने तर्क को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं और उस उद्देश्य तक या उस समस्या का निवारण करने के लिए हम ऐसी परिचर्चाओं पे घटना को लेकर बैठते हैं और चर्चाएँ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को है? आगे बढ़िए। पढ़ाया है सब कुछ मैंने आपको। प्रयोगशाला विधि क्या होती है? प्रयोग करके सीखना। यह विधि विज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त होती है। शिक्षण में जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो उदाहरण को कुछ तरीके से निर्देश दिया जाता है या बच्चे को जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उनको वो जाके लैब में करके देखते कि चीज़ें हाँ एग्जिस्ट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो ये काफ़ी उपयुक्त विधि होती है विज्ञान के लिए। प्रयोग विधि के गुण क्या क्या हैं? समस्या हल करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। समस्या का हल प्रयोग के आधार पर होता है। प्रयोग करोगे आप जो है वो विषय आपको अच्छा भी लगेगा और सार्थक भी बन जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य आपको मिल जाएगा। इसके द्वारा छात्रों में निरीक्षण करना सीख जाते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, निर्णय लेने का विकास भी हो जाता है। छात्रों में उपकरणों को सावधानीपूर्वक सीखने की क्षमता भी डेवलप होती है और अच्छे से सीख पाते हैं। आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, आत्मअनुशासन का विकास भी होता है, बच्चे सीखते भी अच्छे तरीके से हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए कार्यशाला प्रविधि क्या है? सेवारत शिक्षकों को नवीन प्रकार की शिक्षा की मतलब सिखाना, बताना, परीक्षाओं के बारे में बताना, अनुदेशन के निर्णय लेना, नवीन प्रकार से हर पाठ योजना की रचना को प्रस्तुत करना। आपने सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको लेसन प्लान लिखने को मिलेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, आगे चलिए। सारे तो आते ही नहीं फिलहाल। भ्रमण प्रविधि क्या है? ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, छोटे बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है घूमना फिरना।
तो भ्रमण क्षेत्र की संकल्पना का शिक्षण अधिगम के क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत केवल शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यटन को ही लेते हैं और मनोरंजन के कार्य को इतना नहीं सोचते, क्योंकि हमें सिखाना है, घुमाने थोड़ी ले जाना है उनको। तो हम वहाँ पर जो पेड़ पौधे या जो भी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित बातों को बताते हैं, या रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में बताते हैं। शिक्षण के नवीन उपागम क्या क्या होते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना। शिक्षण के नवीन उपागम से आप क्या समझते हैं या क्या होता है? तो शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम प्रणाली की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग करके शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों को ध्यान रखते हुए ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। उपागम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई शिक्षण की समस्या सामने आती है, उसका निवारण देखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षणोपागम क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं? तो प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, टीचर ही सर्वोपरि था। शिक्षक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा ही हर चीज़ होती थी, जो शिक्षक कहता था वही होता था। लेकिन अभी समय जो है वो बालक का है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर है। अब बालक की रुचि, उनके रुझान, उनकी क्षमता को महत्व दिया जाता है और पाठ्यक्रम में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि बालक का उद्देश्य पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा, सर्वांगीण विकास उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है? क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसे बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, करके सीखना। अगर वो कर रहा है तो शारीरिक भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक भी स्वस्थ रहेगा और अनुभव भी अच्छा रहेगा। कमीनियत साहब ने एक परिभाषा ये इसके ऊपर दिया, बताई कि शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जा सके। तो ये खेल विधि है, ये किंडरगार्टन की विधि है, मॉन्टेसरी की विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। ऐसे निम्न निम्न विधियां हैं जिनको आप ध्यान में रख रहे हो। डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि। आगे बढ़िए। रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है? इंटरेस्टफुल शिक्षण क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक की उनकी रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेल के दौरान उनको शिक्षा देते हैं। और रुचि वाली चीज़ें जो होती है काफ़ी सृजनात्मकता के साथ भरी होती हैं और उद्देश्य भी पूर्ण ज़रूर होता है। सहभागी शिक्षण क्या होता है? मैंने बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा हुआ है, बल्कि अगर इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगी तो 2 दिन 3 दिन की क्लास बनेगी, लेकिन अभी आपको लास्ट मोमेंट में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सहभागी शिक्षण क्या होता है? एक ऐसा अभिप्राय है जिसमें शिक्षक और टीचर दोनों मिले होते हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और शिक्षक निर्देश देते हैं, बालक उसका पालन करते हुए हर चीज़ को सीखते जाते हैं। सहभागी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से ही परिपूर्ण होता है। आगे बढ़ो। 5वां पॉइंट है बहुस्तरीय बहुश्रेणी शिक्षा क्या है? बहुश्रेणी शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें टीचर और कक्षा के छात्रों के साथ बैठकर शिक्षक का कार्य करते हैं और बालक की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं। बहुकक्षा क्या होती है? बहुकक्षा शिक्षण का अभिप्राय कैसे है? एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा को ना पढ़कर उसकी कक्षाओं को पढ़ाता है, सारे लोगों को, ठीक है, कई कक्षाओं को एक साथ बैठा के बताता है। और इस प्रकार की शिक्षण क्रिया तभी की जाती है जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की कमी होती है या कक्ष वगैरह नहीं रहते या कोई टीचर नहीं आए संभवतः। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से होता है जिससे बालक की शिक्षा के संबंधित जो त्रुटियां हैं या जो कमजोरियां, पहले उनका पता लगाया जाता है कि कहाँ बाधा है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, और फिर उन कमजोरियों को खोज कर उसका उपाय ढूंढा जाता है, तो उसको निदान दिया जाता है। निदान और उपचारात्मक शिक्षण दोनों आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। उपचार की बात हम कर ही रहे थे, उपचार आ भी गया। उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो उपयोगी चीज़ों को नहीं जान पाए या शुरुआत से नहीं जान पाए हैं, उनकी कठिनाइयों को जानो और उनको दूर करने का प्रयास करो। आगे बढ़ो। तो जितनी भी प्रविधियाँ थीं और जो उपागम वगैरह थे, नवीन उपागम, नए तरीके से समझाना, आधुनिक समय से समझाना, सब कुछ मैंने आपको यहाँ तक रिवीजन करके पूरा बताया कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और 5th चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए डू इट फास्ट, कम ऑन। सूक्ष्म शिक्षण का नेक्स्ट चैप्टर है और इसको भी कवर करेंगे। चलिए फटाफट, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है अच्छा काम करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा है ना? देखो समझ में बिल्कुल आएगा क्योंकि पढ़ा है आप लोगों ने, रिवीजन किया है, आज पूरा रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चंस मैं डेली करवाती ही रहती हूँ, तो होपफुली कि सब कुछ बेस्ट है, अच्छा भी होगा और रिवीजन भी हो गया होगा। चलिए आगे, चलिए करते हैं 5वें चैप्टर की शुरुआत। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, इनके बारे में। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। शिक्षक प्रशिक्षण की है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण की है।
टीचर को ट्रेनिंग देने की है कम समय में, जो शिक्षण की संस्थितियों को सरल बनाती है और एक समय में शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करके उनको वांछित सुधार लाने में काफ़ी उनकी मदद करती है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के व्यवहार में सुधार करना और परिवर्तन लाना या उनको बहुत सारे विभिन्न विषय के बारे में बताना। कुछ परिभाषाएं हैं, इनके बारे में देख लेंगे। एलन के अनुसार, एलन साहब ने कहा कि सूक्ष्म शिक्षक कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु और समय तथा शिक्षण की जो जटिलता है, जो दिक्कत है, उनको कम करने का एक संक्षिप्तीकरण तरीका होता है, जहाँ पर हम कम समय में ऐसा कुछ करके उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और कह सकते हैं कि शोर मत के अनुसार है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम क्रियाओं वाली तकनीकी होती है, जहाँ पर हमें कम समय में ज़्यादा हमें आउटपुट मिलता है और ऐसी प्रविधि जो होती है वो काफ़ी उपयुक्त और बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि हम इसके द्वारा सीखते बहुत कुछ है, जानते हैं और काफ़ी मददगार भी होता है। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकताएं। आपको प्रश्न बनेगा कि सूक्ष्म शिक्षण की कोई दो आवश्यकताएं या विशेषताएं बताइए, तब आपको बताना होगा। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक के नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली या तकनीकी होती है, जिसमें प्रशिक्षार्थी किसी विद्यालय विषय की इकाई का प्रकरण को एक शिक्षण कौशल के प्रयोग करके छात्रों को अल्प विधि में पढ़ाता है, सिखाता है, कम समय ज़्यादा जागरूक करता है, बताता है। और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो शिक्षण की जटिलताएं हैं, जो शिक्षण में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, उनको विभक्त करके कौशलों का विकास किया जाता है। एक बार में एक कौशल को सिखाने का पूरा तरीका होता है, फिर बाद में हम उनको जोड़कर पूरी तरीके से सिखाते हैं। पहले उनको खंडसा तोड़ देते, क्योंकि तोड़ की चीज़ों सिखाने में काफ़ी आसान होता है और बच्चा भी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को जान के अच्छे से रिलेट करके सीख पाता है। काफ़ी उपयुक्त प्रणाली भी उसके लिए वहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर और चीज़ें क्या दी हैं। सूक्ष्म शिक्षण का महत्व, माइक्रो टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यह शिक्षण जो है अभ्यास को सुगम और संभव बनाता है, हर चीज़ के रास्ते को ईजी और आसान बना देता है और हो भी जाते हैं। इसमें पूर्ण ध्यान और प्रयास का एक समय शिक्षण कौशल पर केंद्रित होता है, जहाँ पर हम ध्यान पर रखकर हर चीज़ को करते हैं। जटिलताओं को कम करता है, श्रम और समय दोनों की काफ़ी बचत करता है। बात कर लेते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। प्रस्तावना कक्षा में प्रथम कार्य है। जी हाँ, इंट्रोड्यूस करो, इंट्रोड्यूस करके बताओ। पढ़ाने के लिए अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रहती है तो पाठ की जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। और शिक्षण पाठ्यांश के वास्तविक शिक्षण के लिए प्रस्तावना काफ़ी आवश्यक है। कुछ पढ़ाया जाना है तो विषय वस्तु के लिए विद्यार्थी के लिए वो अज्ञात है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दो ताकि वो समझ पाएँ। इस अज्ञात अथवा अनसमझी बातों को शिक्षक विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से बताता है, सिखाता है, उनके बारे में जानने का, समझने का प्रयास है। जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं, समझते हैं, उसी के माध्यम से नई बातें जब पढ़ाई जाती हैं तो काफ़ी अच्छी होती है और नई चीज़ें हम पुराने में जोड़ देते हैं। आगे बढ़िए, इनके घटक क्या क्या होते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक में तो कथनों और प्रश्नों का छात्रों को पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। कथनों और प्रश्नों का मूल पाठ था उसके उद्देश्य से संबंध होना चाहिए ताकि उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ और अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएँ। कथनों में प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता होनी, श्रृंखला होनी चाहिए, प्रश्न भी होना चाहिए और स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, और समुचित अवधि का विस्तार भी होना चाहिए। आगे बढ़िए, उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है। किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का उद्देश्य, कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसका उद्देश्य है। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा उद्देश्य होती है, उसका प्रयोजन आरंभ से ही सामने रखा होता है कि हमको यह काम जो कर रहे हैं उसके पीछे का क्या उद्देश्य निहित होता है। और शिक्षक छात्रों के व्यवहार को इच्छित दिशा पर परिवर्तन करता है, सिखाता है, बताता है, उनकी इच्छा अनुसार जोड़ता है, उनको मोड़ने का प्रयास करता है। एक परिभाषा है ब्लूम के द्वारा कि अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों ने शिक्षा के व्यवहार का उद्देश्य का वर्गीकरण किया है। 3 पक्ष इन्होंने डाले, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक। यह तीनों पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत व्यवहारगत उद्देश्य जरूर आते हैं, जिनका संबंध ज्ञान के पूर्व निर्माण और पूर्व पहचान के द्वारा होता है। बौद्धिक क्षमताओं और कौशलों का विकास भी बहुत संभव होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य के लिए बहुत सारी बातों को भी ध्यान रखा गया है। इसमें बहुत सारे उपवर्ग, वर्ग को भी ध्यान रखा गया है और उन वर्गों में बहुत सारी बातें जो ज्ञान से संबंधित है वो बताई गई हैं। भावात्मक पक्ष क्या होता है। भावात्मक पक्ष के माध्यम से छात्रों की जो वांछित रुचियां उनका प्रतिरोध देखा जाता है, निश्चित दिशाओं में विकास करने को होता है। भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रखकर सिखाने का प्रयास है। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। इसके अंतर्गत क्रिया द्वारा कार्य, कौशल के द्वारा विकास करवा रहे हैं, कौशल करवा के कर रहे हैं, हम बच्चों को करने के लिए काम दे रहे हैं, क्रियाएं करवा रहे हैं, तो ऐसा विकास जिसमें ऐसा काम दो, ऐसी चीज़ें करो जिसमें क्रियात्मक, जिसमें एक्टिविटी वाले काम हो, वो अच्छे उनके बढ़िया विकास हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल क्या होता है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न को सीखना, बनाना, बताना, ऐसा कौशल डेवलप करवाया जाता है।
शिक्षण प्रक्रिया आदिकाल से ही प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रश्न हुई है, प्रारंभ हुई, सॉरी, क्योंकि पहले मौखिक चीज़ें होती, कहाँ लिखित होता था। आज भी जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर भी उनको मिलता है। और प्रश्न जो नहीं पूछता फिर वो ज़्यादा ये समझ में आता है कि पूछोगे तो रिलेट कर पाओगे, समझ में आता है कि बच्चे ने इस चैप्टर के संबंधित चीज़ों को पढ़ा या घर पे जाके पूर्व अध्ययन किया, जो भी किया, ये चीज़ समझ में क्लियर होती है। आगे बढ़ो। व्याख्यान कौशल क्या है? विषय के ग्राह्य और सरल बनाने के लिए अच्छे से, ताकि बच्चे उसको ले पाएँ, सीख पाएँ, सरल हो गए, तो इसलिए ऐसे कौशल का होता है जहाँ पर हम व्याख्यान देते हैं और सभी बिंदुओं की व्याख्या करते हैं, क्योंकि सभी बिंदुओं में फिर बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से आने लगती हैं। व्याख्या दो हर चीज़ की, किसी घटना का, संप्रत्यय का, सिद्धांत का, तथ्य का, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए हम इनका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आगे बढ़ो। दृष्टांत कौशल क्या होता है? छात्रों को अनेक बार अमूर्त विचारों से जोड़ा जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें होती है जब हमारे पास वास्तविकता नहीं होती तो हम उनको अमूर्त बातों को सोचने का विमर्श करते हैं कि आप उस तरीके से सोचो। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से साधारण रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों के हाव, विचार, भाव, संपत्ति को समझाने के लिए हम दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे आगे सोच पाते हैं कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं या ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ो। छठा है छात्र सहभागिता कौशल। सारे कौशल्स नहीं आएंगे, जो फेमस है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहे हैं वही आएंगे, सारे तो नहीं आने वाले, तो उसका ध्यान रखो कि सब नहीं आएंगे। जो पेपर में कई सालों में आए हुए, 5 सालों में, उसको नोट डाउन कर लो, टिक कर लो कि ये आया हुआ, हमें यही लास्ट टाइम में पढ़ना है। अध्ययन अध्यापन संस्थाओं में शिक्षक के साथ साथ जो मानसिक चीज़ें, जो बौद्धिक चीज़ें, जो क्रियात्मक सक्रियता, उसकी छात्र की सहभागिता को ध्यान में रखना। शिक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है, और तभी यह संभव हो पाता है जब विद्यार्थी मन से किसी बात को जानना या समझना चाहता। नहीं सीखना चाहेगा तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। छात्र की सहभागिता का मतलब यह है कि आप जो चीज़ सिखा रहे हो, बता रहे हो, उसे बच्चा अपनी कौशल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। आइए बात करते हैं आगमन विधि की। दृष्टांत कौशल के लिए 2 विधियां भी हैं। आगमन विधि, इस विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देकर पहले उदाहरण देता है, फिर नियम को बताता है, तो ये आगमन विधि होती है। आगमन विधि किसे कहते हैं, निगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन और निगमन दोनों विधियां आती हैं। निगमन विधि के बारे में क्या है कि पहले रूल बता देगा, फिर उसके उदाहरण को बताएगा, तो ये निगमन विधि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, ये जानते हैं, आपसे प्रश्न बन सकता है। यदि शिक्षण को प्रभावी और अधिगम को अधिकतम बनाना, अच्छा बनाना है, तो शिक्षक को चाहिए कि जिन शब्दों या शाब्दिक शारीरिक क्रियाओं का उपयोग जहाँ विद्यार्थी को पाठ को समझाने के लिए किया जाए, वहाँ पर भावनाएं, क्रियाओं को उद्दीपक के हेतु प्रकट करें और उसके थ्रू सिखाने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपको उद्दीपक का मतलब है कि जैसे कुछ चाहना या पाना, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या चाहिए है, आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उद्दीपक आपके दिमाग में होगा, फिर आप उसी के इर्द गिर्द सोचते हुए कार्य को करेंगे, तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। आगे बढ़िए। पुनर्बलन कौशल क्या होता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है कि बच्चों को हतोत्साहित, मतलब एकदम डर रहे हैं, मैं कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से हटा दो। उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरत है, उनको साहस दो, बल दो, शाबाश, उनको आप शाबाशी दो, बार बार उनको ऐसा करते रहो जिससे उनका पुनर्बलन कौशल हो, मतलब बार बार रेनफोर्समेंट होते रहेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ठीक है। पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। पॉजिटिव बातें बोलो, बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कर ले जाओगे, बेटा तुम सड़ जाओगे, तो बेकार हो जाएगा ना बच्चा, क्या ही सोचेगा, तो यार निठल्ले हो, ये हो, वो, अनाप शनाप बातें सब बोलते रहते हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब अगर खुद खींचोगे, ऊपर उठाने का प्रयास करोगे तो वो बढ़ेगा, दबा दोगे तो दब जाएगा। श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है? शिक्षण के समय बहुत ही सहायक और एक ऐसा साधन है जो बहुत आवश्यक होता है, जहाँ पर लिखने दिखाने के लिए श्यामपट्ट पर लिखते हैं, बताते हैं, चित्र बनाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, बच्चे उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि बच्चे जो वहाँ पर सामने चीज़ें लिखी रहती हैं उनको देख कर अपनी कॉपी में उतारते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए। पुनरावृत्ति कौशल क्या होती है? जहाँ पर हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, कुशलता के साथ छात्रों को पढ़ाए गए पाठ को सूचित अभ्यास करा सकें, बार बार उनको रिवीजन दें, होमवर्क दें, ताकि वो रिपीट करके उनको दोहराएं। दोहराने से आपको चीज़ें और क्लियर और कंठस्थ होती हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपके 5 चैप्टर जो कौशल से संबंधित है वो भी खत्म हो गए। अब बात कर लेते हैं कि आपका हमारे ख्याल से लास्ट चैप्टर होगा अधिगम, अपेक्षित अधिगम का स्तर। ये प्रश्न भी 1-2 आते हैं। क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन लाना, या परिवर्तन अनुभव के आधार पर ही आपको आता है। संकुचित अर्थ में कह सकते हैं कि सीखना केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है। व्यापक अर्थ में कहेंगे कि सीखना घर पर भी तो होता है और बाहर भी होता है। हम बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, घर पर भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं।
तो ये एक मानसिक क्रिया है, मेंटल एक्टिविटी है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है और लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, बिना रुके बच्चा समय को बर्बाद नहीं करता और हर समय कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। विभिन्न विद्वानों का मत भी है। स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। वुडवर्ड साहब ने कहा है कि किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे बुरे विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव में कुछ न हो सके तो विभिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये वुडवर्ड साहब ने कहा। तीनों परिभाषाएं अच्छी हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर फटाफट ले सकते हैं ताकि आपको उचित रूप से ये याद रहे, आप अगर आता है तो कर पाओ आप। गेट्स और अन्य ने भी कहा है कि अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो अधिगम व प्रशिक्षण होता है। आगे बढ़िए। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है? अधिगम के फलस्वरूप व्यक्ति में प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आता है, देखने के नजरिए में सोच बदलती है, सीखने के आधार पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ उत्प्रेरक हो सकते हैं जिनका ध्यान में रखकर बच्चा दोहरा रहा है, सीख रहा है और खुद से प्रयास कर रहा है। ठीक है, सामग्री क्या क्या उपलब्ध होगी इसमें सीखने के लिए? तो शिक्षक ज्ञान को जिस प्रकार जिज्ञासु विद्यार्थी तक पहुंचाता है उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। शिक्षक का कार्य जितना सरल होगा उतना ही नहीं, कुछ बातें इतनी ध्यान से विद्यार्थी को समझाई जाती हैं, कुछ नहीं भी समझ में आती, तो ऐसी स्थिति में हम काफ़ी जो है कठिन अंशों को विद्यार्थी को समझाने के लिए अलग अलग युक्तियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि बच्चे को समझाना तो हमारा कर्तव्य है। तो हम हर बच्चे को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ दृष्टांतों का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पर लघु कथा कहेंगे, अंतर कथा कहेंगे, लोकोक्ति का इस्तेमाल करेंगे, मुहावरा पूछेंगे, कुछ और भी चीज़ें बताएंगे, कुछ TLM दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, भ्रमण करवाएंगे, ताकि उस बच्चे को बात समझ में आए। आगे देखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ बताइए। जो सामग्री पाठ को रोचक सुबोध बनाने के लिए, संकल्पना को प्रत्यय को समझाने के लिए, उनके अर्थ को सुनिश्चित करने के लिए, अधिक स्पष्ट करने में सिद्ध सहायक होती है, वो हमारी शैक्षणिक सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। आगे बढ़िए। पाठ्य वस्तु की सामग्री को सजीव और सरल बनाने में सहायता देती है। आपकी यह सामग्री काफ़ी अच्छी होती है। इसमें जो है आप डस्टर, चौक, पॉइंटर, श्याम पर्ट, ये सारी चीज़ों को लेते हैं जिनका प्रयोग करके सिखाते हैं। आगे बढ़िए। एक उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या क्या होती है? बिना लागत के प्राप्त सामग्री। पैसा बहुत खर्च करके का कोई सामग्री लेके आओ सिखाओ तो ऐसा मत करो, ठीक है। अल्प लागत की सामग्री को यूज़ करो जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। बहुउद्देशीय सामग्री हो कि एक सारी चीज़ ले आओ, उसे कई सारी चीज़ें बताते तो ग्लोब ले आओ तो बहुत कुछ बताओ, मैप ले आओ बहुत कुछ बताओ, एक से अधिक कक्षाओं में भी उसका प्रयोग कर पाओ, एक से अधिक विषय में उसका प्रयोग कर पाओ, क्योंकि आपको पैसे खर्च करके बहुत कुछ नहीं करना है, कम चीज़ों में ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका यह भी होता है एंड। आपका डीलेट सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी पेपर दूसरी थी उसकी नोट्स पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट कर दी, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। सारी बातें मैंने आपको यहाँ तक बताई। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये 1.5 घंटे की क्लास हुई होगी जहाँ पर आपने पूरा रिविज़न किया और मैंने इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है ताकि आप एक बार दिमाग में शुरू से लेकर अंत तक देख पाओ कि अच्छा ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, यह पॉइंट है जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। तो पूरा इंपॉर्टेंट जो भी था शुरू से लेकर 8 तक 10 तक बता दिया। आप लोग चाहिए तो 3 4 5 क्लासेस जो आपके महामैराथन हो चुके हैं, आपको जब वक्त मिला आप ज़रूर फॉरवर्ड करके देख सकते हैं ताकि आप सभी का कोई भी चीज़ गलत ना हो, अच्छे से सीख पाओ, कर पाओ, क्योंकि आपका प्रदर्शन ही आपके नंबर्स को अच्छा बनाएगा और आप अच्छे से लिख और सीख पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह क्लास पसंद आई तो सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करेंगे, जितने भी लोग देखेंगे वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, सब कुछ हो जाएगा। पेशेंस रखिए, सब बढ़िया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।